गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों के बाद कुछ समस्याएं आ गई थी जिस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे खेद है। चलिए हम उस न्यूट्रिशन प्लांट्स जो चैप्टर हम लोगों ने आधा अधूरा छोड़ दिया था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहले दिन हमने पढ़ाया था कि प्लांट्स में दो तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बताया था कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपने लिए खुद खाना पकाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बताया था कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे एनिमल्स, दूसरे इंसेक्ट्स पर डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट्स पर भी डिपेंड हो सकते हैं। तो हम उसके अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमने कुछ डिफिनेशन भी लिखवा दिए हैं। एक बार मैं डिफिनेशन पढ़ देता हूँ। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ डेफिनेशन of taking food by an organism and its utilization for the body. Heterotrophic mode of nutrition, the mode of nutrition in which organisms make food themselves for their simple substances like water, minerals, sunlight, carbon dioxide. Chlorophyll is called autotrophic mode of nutrition. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या बताया गया है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर फूड, अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम आज पढ़ेंगे, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। The mode of nutrition in which organisms obtain their food from dead and decaying animals or plants. इसके अलावे एक और डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए जो आज हम डिस्कस करेंगे, symbiosis. Some organisms live together and share both shelter and nutrition. This relationship is called symbiosis. तो हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम बात करेंगे स्पोर्स की। स्पोर्स, ये स्पोर्स होते क्या है? ये स्पोर्स हवा में तैरने वाले एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। और ये जैसे ही मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर पाते हैं ये लैंड करते हैं किसी भी सरफेस पे, चाहे वो लैंड कर दे, क्लोथ्स पे लैंड कर दें, फूड पे लैंड करे या फिर किसी रॉटन प्लांट्स, रॉटन रूट या एनिमल स्किन पर लैंड करते हैं, यानी कि वहाँ वो उतर जाते हैं। और उतरते ही वहाँ पर जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं, अपना संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। संख्या बढ़ाते समय अब उनका वो रिप्रोडक्शन अपना शुरू कर देते हैं, अपना संख्या बढ़ाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल है कि आप बरसात के दिनों में आप देखेंगे कि सड़े हुए पत्तियों के बीच से एक फंगाई मशरूम निकलता है। मशरूम आप लोगों ने खाया भी होगा, काफ़ी हेल्दी फूड माना जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा ड्राई पिकल्स या फिर सूखी हुई 2-4 दिन पुरानी रोटियों के बीच में सफ़ेद डॉट जैसे दाने दाने दिखते हैं। तो जब हम उसको उखाड़ते हैं, जब उस रोटी से उसको अलग करते हैं तो उससे चिपका हुआ जैसे लगता है कोई रुई का छोटा सा टुकड़ा उस फूड से चिपक गया है या उस अचार से चिपक गया है। तो जब हम उसको उतारते हैं तो लगता है कि हम रुई को एक दूसरे से अलग करते हैं, उसके अंदर का फाइबर दिखता है। तो इसे कहते हैं फंगाई। ये फंगाई है। ये फंगाई अपना न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट करते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो फंगाई अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स से, प्लांट से और एनी अदर लिविंग पार्ट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जैसे सड़ी हुई लकड़ियों में से आप मशरूम के कई तरह के आप देखेंगे निकलते हुए। कुछ मशरूम्स पॉइजनस होते हैं जिसे खाना नहीं चाहिए। पिकल्स से भी फंगाई अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। लेदर, स्किन, कपड़े,
इन सब से अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फोर्थ इंपॉर्टेंट जो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस का डेफिनेशन हम बता चुके हैं, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक साथ एक शेल्टर और सेम शेल्टर सेम न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक तरह का एल्गा यानी शैवाल। ये शैवाल क्या होता है? आप झीलों में, तालाब में या गहरी नदियों में आप देखेंगे कि नीचे एक पतले पतले लंबे लता जैसे प्लांट्स पाए जाते हैं, जिसे हम एल्गा कहते हैं। इस एल्गा के रूट में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बैक्टीरिया उसके लिए न्यूट्रिएंट्स और उसे शेल्टर देते हैं, उसे वाटर प्रोवाइड कराते हैं, और इन रिटर्न एल्गा उनके लिए फूड प्रिपेयर करता है, क्योंकि एल्गा में क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल से न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया से न्यूट्रिएंट्स मिलता है, क्लोरोफिल लेकर, और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और इस तरह से फूड प्रिपेयर करके वो बैक्टीरिया को देते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे, इसी तरह से आप भैंसों के ऊपर या बड़े जानवरों, मवेशियों के ऊपर पीठ में आप चिड़िया बैठे हुए देखते हैं। ये चिड़िया क्या करते हैं? ये चिड़िया वो मवेशियों के ऊपर पाए जाने वाले कीड़े को खाते हैं, और मवेशी बदले में क्या देता है? मवेशी बदले में उसे बैठने की जगह देता है और उसे आसरा देता है, शेल्टर देता है। तो ये सिम्बायोसिस है, इसे कहते हैं। इस रिलेशनशिप को इंटरडिपेंडेंट है। मवेशी इंसेक्ट को हटाने के लिए बर्ड्स पर डिपेंड है, और बर्ड्स अपने फूड के लिए उन मवेशियों पर डिपेंड है, उन एनिमल्स पर डिपेंड है। केवल भैंसों पर केवल और ये नहीं, आप राइनोसेरस देख सकते हैं, आप जेब्रा देखेंगे, जंगलों में पाए जाने वाले बहुत बड़े बड़े मवेशी पाए जाते हैं। तो उन ये जो है, इसे हम मोड ऑफ सिम्बायोसिस, ये दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डालना। हम कैसे डालेंगे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स? तो आप देखिए, आपने देखा होगा, आप में से कईयों के माता पिता किसान होंगे, वो खेती करते होंगे, या फिर आपके किचन गार्डन में आपके मम्मी पापा जब फार्मिंग करते हैं, तो जो प्लांट्स होते हैं टोमेटो के, ब्रिंजल या फिर रेडिश, तो इन प्लांट्स के जड़ों में फर्टिलाइजर डालते हैं। ये फर्टिलाइजर क्या करता है? फर्टिलाइजर उस सॉइल का न्यूट्रिएंट्स, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स डालता है। यही है रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। क्यों? इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सीरियल्स, वेजिटेबल्स और जो ही फार्मिंग हम करते हैं, तो इससे काफी हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, स्पेशली सीरियल्स और पल्सेस। इसीलिए दाल की खेती में मतलब जो है, आप देखेंगे कि बंजर जमीन पे ज़्यादा खेती होती है, जहाँ वहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ ज़्यादा जो है नाइट्रस, फास्फेट या फिर दूसरे पोटासियम, ये जिस तरह के जो केमिकल फर्टिलाइजर है, उनको यूज किया जाता है। खेती में भी आप देखेंगे कि आपके खेती में भी किसान जो है बीच बीच में फसल जब बड़ा होता है तो बीच बीच में फर्टिलाइजर यूज करते हैं। इस तरह से सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। तो आपका आज का जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट पार्ट 2, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज का वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ को हम लोग डिस्कस किए थे, और हम लोगों ने बहुत सारे
बातें की थी उसमें। अब हम अगली जल्दी ही आपका अगला वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का हम अपलोड करेंगे। थैंक यू। और कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बाद ये वीडियो पहुँचे और जो भी वीडियो है आपको मिले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को देखने के पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।